और हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इंडक्शन, प्रेरण पढ़ने वाले हैं। और दो प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्या होगा, एक होगा आपका सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण, और दूसरा होगा म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन प्रेरण। बात समझ आ रही है? क्या पढ़ेंगे? स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। तो आज हम लोग स्वप्रेरण पढ़ ले रहे हैं और संभव होगा तो कल अन्योन प्रेरण पढ़ लेंगे और चैप्टर खत्म। बात समझ में आ रही है? हाँ, छोटा सा चैप्टर। चलो पहले अन्योन सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण हम लोग देख लेते हैं। आपको पहले ही दिन बताया गया है ये चैप्टर मिला के, और अगला जो है 7वां नंबर, दोनों 6 और 7 मिलाकर आपका 8 नंबर का आएगा। हाँ, दोनों मिला के 8 नंबर का आएगा। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही नंबर मिलता है भाई। आप समझ रहे थे अकेले मिलेगा? चलो ध्यान देना। आप क्या पढ़ने वाले बेटा? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब स्व प्रेरण। देखो भाई, स्व प्रेरण क्या होता है पहले आप समझ लो, बहुत आसान भाषा। मान लो कोई कुंडली है आपके पास, बात समझ में आ रही, और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और आप क्या करते हो, उसके धारा के मान में परिवर्तन करते हो। परिवर्तन कैसे करोगे? दो ऑप्शन है, या तो धारा का मान बढ़ाओगे और या तो धारा का मान कम करोगे यानी कि घटाओगे। बात समझ में आ रही? दो ही ऑप्शन है। तो जब धारा के मान में वृद्धि करोगे या फिर कमी करोगे, इसका मतलब धारा में परिवर्तन हो रहा है। और धारा में जब परिवर्तन होगा, पूरी प्रक्रिया आप समझिए, परिभाषा तो 2 लाइन का है। मान लीजिए कुंडली है बेटा, बात समझ में आ रही? इसमें धारा का मान कितना है? I। धारा प्रवाहित करवा रहे हो आप, और जब इस कुंडली में या प्रणाली का कुछ भी है, I धारा प्रवाहित हो रही है, बात समझ में आ रही? तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? इसके अक्ष पर V = μ0 Ni। μ0 क्या होता है आप जानते हो, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है? निर्वात की चुंबकशीलता। और n क्या है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी कि अगर कुल फेरों की संख्या कैपिटल N, बात समझ में आ रही है, और कुल लंबाई L है, N/L के बराबर होगा स्मॉल n। ठीक है, ओके। और I क्या है बेटा? तो आप बताओगे उसमें प्रवाहित धारा। कुल मिला के ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, यानी B किस पर निर्भर कर रहा है? I पर। यानी कि जितना ही अधिक धारा का मान होगा, आज ये सब पढ़ाएंगे है ना? ठीक है भाई, मेरा वाला पढ़ना। चलो ध्यान देना, जितना ही ज्यादा धारा का मान होगा उतना ही अधिक इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इससे बद्ध जो फ्लक्स होगा, अगर फ्लक्स की आपको गणना करनी है तो जनरली आप बता सकते हो phi v = BA। अगर इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है, बात समझ में, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, यानी BA। हमको कुल मिला के समझाना है कि धारा बढ़ाने पे फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, उस पर आप फोकस करिएगा। ए तो फिक्स रहेगा भाई, ए क्या होगा? क्षेत्रफल है ना, वो फिक्स रहेगा। अब देखो, धारा का मान बढ़ाते हो तो बी का मान क्या हो जाता है? बढ़ता है। और अगर बी का मान बढ़ता है तो फ्लक्स भी क्या होगा? कुंडली से बद्ध बढ़ेगा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगर धारा का मान घटाओगे तो बी का मान, यानी बी का मान घट रहा है तो phi b का मान, उससे बद्ध फ्लक्स का मान भी घटेगा। कुल मिला के अगर हम डायरेक्ट देखें तो धारा के मान में परिवर्तन होता है तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और अगर फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो आपको फैराडे ने बताया कि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। उसकी वैल्यू भी उन्होंने बताई कि -n और डेल्टा phi v/डेल्टा t। बात समझ आ रही? डेल्टा phi v/डेल्टा t का मतलब फ्लक्स में परिवर्तन की दर। बात समझ में आ रही? फ्लक्स में परिवर्तन की इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और अगर इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो उसी कुंडली में, ध्यान देना, जिस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में आपने परिवर्तन किया था, बढ़ाया या फिर घटाया, उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने रहेगा। एक इसमें क्या होगा बेटा? प्रेरित धारा स्वयं से उसी कुंडली में उत्पन्न हो जाएगा, और इसीलिए इस घटना को हम लोग क्या बोल देंगे? स्वप्रेरण। बात समझ में आ रही है? आप ध्यान से समझिएगा। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तुलना करिए कि इसको स्वप्रेरण क्यों बोलते हैं और उसको अन्योन प्रेरण। तो स्वप्रेरण में क्या होता है? कोई एक कुंडली होती है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही होती है, उसमें प्रवाहित धारा के मान में हम लोग परिवर्तन करते हैं, जिसके कारण से उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है।
स्वयं से, स्वयं उसी कुंडली में। बात समझ में आ रही है? इसलिए इस घटना को स्वप्रेरण। अन्योन प्रेरण में क्या होगा, इसी के समीप में एक और कुंडली रखेंगे। बात समझ में आ रही है? वो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में आगे, लेकिन थोड़ा सा आप जान लो। तो जब इस कुंडली से फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी तो इस कुंडली से भी होकर गुजरेंगी, जो बहुत समीप में रखा होगा। बात समझ में आ रही? तो अगर इसमें इसमें प्रवाहित धारा के मान में कमी या वृद्धि करोगे, यानी परिवर्तन करोगे, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, बात समझ में आ रही है, पहली कुंडली से उसके मान में परिवर्तन होगा। अभी आपने देखा फ्लक्स के मान में क्या होगा, तो इससे बद्ध फ्लक्स के मान में भी क्या होगा, φ2 मान लो, है ना? इससे φ2 है और इससे φ1 है। क्या है बेटा? तो इसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसलिए इससे बद्ध भी, द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन। और अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो इसमें भी प्रेरित धारा बहने लगेगी, यानी कि इसमें भी क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो जब किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें, उसके समीप रखी हुई दूसरी कुंडली है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो उसको म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि अन्योन प्रेरण, जिस पर आपका ट्रांसफार्मर काम करता है, आपको पढ़ाया जाएगा बढ़िया से। बात समझ में आ रही है? तो जब उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो तो क्या बोलेंगे बेटा, स्वप्रेरण। और उसके समीप रखी हुई दूसरी कुंडली में अगर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही तो अन्योन। अब तो कोई बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, समझ में तो आ रहा होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, तो हम ठीक से पढ़ते हैं बेटा, फिगर से। दोनों घटनाएं मैंने आपको समझा दी। फिगर देखना बेटा, मान लीजिए एक कुंडली है और इसमें आपने क्या किया है, एक बैटरी लगाया है और यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाते हैं, यानी कि धारा नियंत्रक। ठीक है, बातचीत नहीं। ये आपका बैटरी है, ये धनात्मक सिरा होगा और ये, इसको हम लोग धारा नियंत्रक शॉर्ट में RS बोल देते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब इसमें प्लस से माइनस की ओर धारा बहेगी ऐसे, और ये इसकी जो धारा की डायरेक्शन है बेटा, ये कौन सी धारा होगी, तो आप बताओगे मुख्य धारा। ये क्या है, यानी कि वास्तविक धारा है जो इस बैटरी के द्वारा प्रवाहित किया गया है। अच्छा, दो फिगर बनाइए। दो फिगर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दो कंडीशन है हमारे पास। धारा में हम लोग दो तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, एक तो धारा के मान में वृद्धि करके और एक कमी करके। सपोज करिए यहाँ पर मुख्य धारा के मान में क्या हो रहा है, वृद्धि। क्या हो रहा है बेटा, अगर धारा के मान में वृद्धि हो रहा है तो फ्लक्स परिवर्तन होगा, इससे बद और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसी कुंडली में उत्पन्न हो जाएगा और इसीलिए इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। अब अगर लेंज का नियम देखें तो लेंज के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हो। तो किसके कारण उत्पन्न हुई, यह धारा के मान में वृद्धि करने से, यही तो इस प्रकार से उसकी दिशा होगी कि मुख्य धारा के मान में वो कमी करने का प्रयास करे, यानी ठीक इसके विपरीत डायरेक्शन। ये क्या होगा बेटा, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? मजा लेने का भी टाइम मिलेगा, पढ़ लो, है ना। तो प्रेरित धारा आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट? डायरेक्शन में यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धारा के मान में कमी करेंगे तभी तो धारा के मान में परिवर्तन होगा। और अगर धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। और अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो फैराडे ने बताया कि उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसका मान भी बताया, E = -n डेल्टा φv / डेल्टा t के बराबर। और अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और प्रेरित जो धारा होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होगी, इस प्रकार से होगी। तो बताओ भाई, धारा के मान में कमी कर रहे हो तब उत्पन्न होगी, तो वो चाहेगी कि धारा के मान में क्या हो, वृद्धि हो, यानी उसी डायरेक्शन में। ये होगा प्रेरित धारा। बताओ भाई, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो प्रेरित धारा की दिशा भी आपको पता चल, घटना समझ में आया। उस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हो, उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। दो तरीके से आप परिवर्तन कर सकते हैं। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं? ओके बेटा। हाँ, तो ध्यान देना, ये आपका था स्वप्रेरण। सेम चीज लिखा है, परिभाषा भी लिखा है।
देखो कोई अलग चीज लिखा हो तो बताना मुझे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, स्वप्रेरण कहलाता है। और दोनों कंडीशन वही चीज बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, मुख्य धारा के बढ़ने पर, मुख्य धारा के घटने पर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक टर्म और है बेटा, उसको समझते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। या फिर बेटा इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये इसको समझना फटाफट। हाँ भाई, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का मतलब स्वप्रेरण गुणांक। क्या बोलोगे आप? स्वप्रेरण गुणांक। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है बेटा स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व। जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत बताना, यही आपको पढ़ना है। अच्छा, एक चीज तो हम सभी जानते हैं, जो किसी कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स होता है, मान लीजिए एक फेरे कुंडली है बेटा ऐसे, इसके एक फेरे से बद्ध फ्लक्स 5 है। कितना है बेटा? एक फेरे से बद्ध फ्लक्स 5 है। 2 फेरे होते तो 2 फेरे से बद्ध फ्लक्स 25, 3 फेरे से 4, 4 फेरे से n फेरे हो तो ये क्या होगा? कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स। और याद करो, इसी को तो हम बताए थे फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। बात समझ आ रही? या फिर इसको फ्लक्स बंधता भी बोलते हैं, जो कि एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। बात समझ आ रही? उसमें आपको यही लिखना मिलेगा। तो ये फ्लक्स बंधता है या फिर फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स। अपनी भाषा में कुंडली से बद्ध, क्योंकि एक फेरे से 5 है तो n फेरे से n × 5। तो जो हम लोगों की भाषा है आसानी से समझ में आए वो हमको पढ़ना है, क्योंकि हमको शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। उस शब्द का मतलब अगर जानते हैं तो ठीक है, जानते हैं तो भी हम लोग कोशिश करेंगे अपनी भाषा, ज्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक है ना? ओके। बाकी टेक्निकल शब्द मेरा बताना तो काम है ही है, नहीं तो जानोगे नहीं तो पेपर कैसे दे पाओगे? मान लो उसमें लिख कर आ गया। ठीक है भाई। तो ये फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या होती है या फिर कुल फ्लक्स होता है कुंडली से बद्ध, वो असल में समानुपाती होता है उस कुंडली में प्रवाहित धारा की। और ये बात नहीं आप पहले से जानते हैं, अभी आपने समझा। सपोज करिएगा बेटा ये कुंडली है, इसमें प्रवाहित धारा का मान कितना है? I। इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा μ0 Ni। यही तो था प्रणालिका के भीतर अक्ष पर चुंबक। एक एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, अगर I का मान बढ़ाते हो बेटा तो I का मान बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। अगर I का मान बढ़ेगा तो B का मान, यानी B I पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। ठीक है भाई, बढ़ेगा। और हम सभी जानते हैं इससे बद्ध फ्लक्स जो होगा 5V = BA cos थीटा। मान लो थीटा की वैल्यू 0 है तो BA हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर B का मान बढ़ रहा है, देखो I का मान बढ़ा है तो B का मान बढ़ा, और B का मान बढ़ रहा है तो 5V का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा 5V का मान। कुल मिला के आप अगर डायरेक्ट I और B का 5V का रिलेशन देखो तो धारा के बढ़ने पर 5V क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है ना? तो एक फेरे से बद्ध फ्लक्स अगर 5V है बढ़ रहा है, 2 फेरे से 2/5 वो भी बढ़ेगा। n 5V है तो n 5V बढ़ेगा, n तो फिक्स ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? 5V का मान बढ़ेगा। तो ये नई चीज तो मैंने नहीं लिखा, तो आप पहले से जानते हो, चूंकि कुल फ्लक्स जो होगा वो उस कुंडली में प्रवाहित धारा I के क्या होगा? समानुपाती। लैंग्वेज लिखा है, परेशान मत हो। और अगर ऐसा है तो आप बता सकते हो n 5V। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, बराबर का सिंबल लाएंगे, और बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। यहाँ कांस्टेंट आता है बेटा यल, जो कि आप लोगों को एग्जाम में ज्यादा परेशान करेगा। जो बच्चे थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं उनको ज्यादा परेशान कर सकते हैं। यल एक नई राशि आपको मिलती है। यल के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसलिए L बराबर, L रोकना, I गुणे में इधर जाएगा n 5V/I। और यल क्या है बेटा? तो आप बताओगे जो यल है
यही तो है, स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व। क्या है बेटा? स्वप्रेरण गुणांक या फिर बात समझ में आई? और मैं आपको पहले बता दूं, इसका बीमा बहुत पूछा जाता है और अकेले नहीं पूछा जाता, L/R की बीमा या फिर इसका बीमीय सूत्र, ये आपसे पूछा जाता है। मतलब आपको विधिवत परेशान करने का उसका प्लान रहता है। और मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस टाइप जितने भी राशि हैं उन सबका प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। शुरुआत में भी बताया हूँ, एप्सिलॉन नॉट हो गया, म्यू नॉट हो गया, बात समझ में आ रही है? ये सब, या फिर अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया, बात समझ में आ रही है? ये सब परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इन सबकी बीमा आप एकदम याद करके रखो। क्लियर है? याद करने का मतलब प्रैक्टिस रहे आपकी, नहीं तो भूल आ जाओ कुछ दूसरा लिखे से। इसमें एक जोड़ लीजिए यल, प्रेरकत्व तो अभी तक आप नहीं पढ़े, बात समझ में आ रही है? तो जैसे आपका किसी संधारित्र की धारिता C होती है, किसी चालक का प्रतिरोध R होता है, वैसे किसी प्रेरक का प्रेरकत्व यल भी होता है। एक नया चीज आपको यहाँ पर मिल गया, सेल का विद्युत वाहक बल E होता था, बात समझ में आ रही है? तो ये सब जैसे थे वैसे आपको एक नई राशि यहाँ पर मिलता है L। और यल क्या है बेटा? प्रेरकत्व। आसान है यार, इन दोनों की बीमा निकाल दो भैया। 5 तो आप पहले से जानते हो, तो फेरों की संख्या है ना, 5 आप पहले से जानते हो। 5 किसके बराबर होगा? तो आप बताओगे डी है cos थीटा। इसका तो कोई बीमा होता नहीं, ए क्षेत्रफल है, बी का बीमा आप आराम से निकाल सकते हो, इसका मतलब टेस्ला होता है या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, बोल सकते हैं F बराबर होता है IBL साइन थीटा, यही तो होता है। यहाँ से बी निकालना, बी रोको, IL गुणे में इधर आएगा, साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता, क्योंकि वो समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ पर बी रोकना, IL गुणे में इधर आएगा, भाग में F/I इंटू L बराबर बी। तो यहाँ से आपको बी का मिल जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यही तो बताए थे। अरे भाई बल का बीमा आप जानते हो, एम्पियर ये तो आपका वही है, मूल राशि है ना धारा, और एम क्या है? मीटर। ये भी लंबाई क्या है? मूल राशि। ठीक है, तो इसका बी का निकाल लेंगे, ए तो क्षेत्रफल इसका निकाले तो धारा आई तो पता है। और आर को तो आप बहुत पुराना रिश्ता है आपका 10th से, B/I। अब बी को निकाल सकते हो कहाँ से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, B बराबर W/Q। सब कुछ आ जाए। तो कुल मिलाकर आप प्रैक्टिस करके रखना, मेरे कहने का मतलब ये पूछा जाता है। आप जाके क्वेश्चन बैंक देखना, ये कई बार पूछा गया है, बहुत बार। अगर कहें कि सबसे ज्यादा पूछा गया तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना? चलो भाई वापिस से टॉपिक पर आओ। तो यल आप जान गए क्या है? स्वप्रेरकत्व है। क्या है बेटा? या फिर स्वप्रेरण गुणांक है। अच्छा, यहाँ पे इसकी एक परिभाषा दे सकते हो बेटा गणितीय रूप से, यदि I बराबर 1 एम्पियर, क्या हो जाए? देन L बराबर N/V, इसी के बराबर हो जाएगा भाई, N/V। 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं, आंकिक रूप से इसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना? आप कह सकते हो किसी कुंडली का प्रेरकत्व, यानी कि स्वप्रेरण तो आपने घटना है, उसको तो आपने जान लिया, बता दिया किसी को। क्या होगा? किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण बोलते हैं। लेकिन स्वप्रेरकत्व तो क्या है या फिर स्वप्रेरण गुणांक क्या है, उसकी परिभाषा यहाँ से देना। आप बताओगे किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व उस कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स के बराबर होता है, कुल चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। लेकिन एक कंडीशन है, जब उस कुंडली में प्रवाहित धारा का मान है। हो गई परिभाषा। एक फार्मूला यहाँ से और प्राप्त कर सकते हो, प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में। बात समझ में आ रही है? कैसे? हाँ भाई, एक तरीका है कि अवकलन कर दो, दूसरा तरीका देखो, चूंकि फैराडे के नियम से बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल कौन सा? -N/V नहीं, डेल्टा परिवर्तन होगा ना अपॉन डेल्टा टी, इसके बराबर होगा भाई। अच्छा, एन में कोई परिवर्तन नहीं होता था इसलिए आपने बाहर कर लिया था, इसको एक बार अंदर भेज दो, माइनस डेल्टा N/V अपॉन डेल्टा टी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई? एन को फिर बाहर कर सकते हो ना, एन में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, फेरों की संख्या है उसको बाहर कर लोगे तो डेल्टा 5V ही बचेगा।
इसको एक साथ क्यों लिखे? इसके लिए अगर हम फर्स्ट देखें तो n5 की जगह क्या लिख सकते हैं? l इंटू आई। लिख दे वैल्यू, पुट कर दो, तो हम लोग बता सकते हैं माइनस डेल्टा l इंटू आई अपॉन डेल्टा टी। भाई ये किसके बराबर है? e के बराबर। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, n जब कांस्टेंट था पेरों की संख्या तो उसको बाहर लिखते थे, यहाँ l भी तो कांस्टेंट है, नियतांक की जगह पर ही तो आया है, इसका मान तो बदलेगा नहीं, किसी कुंडली के लिए फिक्स रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको बाहर करो क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन, लेकिन समय के साथ धारा में परिवर्तन जरूर होगा, वो तो करा ही रहे हो। ठीक है, तो l को आप बाहर कर लीजिए। हाँ भाई, माइनस l इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और ये e के बराबर है। बात तो समझ में आ रही है? हमको किसकी वैल्यू चाहिए? l की ही तो वैल्यू चाहिए। तो एक काम करो, l रोक लो और माइनस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी गुणे में इधर जाएगा आगे, तो यहाँ से एक फार्मूला आपको मिल जाएगा भैया। इसलिए l बराबर, l को रोकना और उधर क्या लिखा हुआ है? e अपॉन माइनस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, माइनस यहाँ लिख दो डेल्टा आई अपॉन, यहाँ से भी एक फार्मूला मिल गया। चाहो तो यहाँ से भी बीमा निकाल सकते हो, बात एक ही है। इसका मात्रक यहाँ से बता सकते हो वोल्ट। क्या बता सकते हो बेटा? कोई, अरे ये यहाँ पढ़ा रही है, अब मुझे परेशान कर रही है। चलो बेटा समझना यहाँ पर ध्यान से। E क्या है? विद्युत वाहक बल, जिसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट, और बटे डेल्टा आई एम्पियर, और होल डिवाइडेड इसका भी बटा होगा क्या? डेल्टा टी का सेकंड, जिसका गुणा कहाँ होगा? ऊपर, मेन डिवाइडेड ये है बेटा। तो यहाँ पर वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, इसका मात्रक क्या आ गया? ये तो यहाँ से फार्मूला से मिल गया। हालांकि इसका ऐसा ही मात्रक भाई हेनरी को हम लोग ना भूलने पाए, इसलिए उनके नाम पर रख दिया गया। उन्होंने भी तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है बढ़िया से अध्ययन किया, और स्वतंत्र रूप से उन्होंने भी इसके बारे में रिसर्च किया। एक चीज आपको पता है कि सबसे पहले किसने प्रकाशित करवाया? फैराडे ने, इसलिए उसके रिसर्च का श्रेय किसे जाता है? फैराडे। लेकिन अब इनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इनको न भूलने पाए, इसलिए वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया गया एल की बीमा। इन्होंने भी रिसर्च किया, और एल की बीमा हेनरी होती है। अरे बीमा नहीं भाई, मात्रक। और कौन सा मात्रक बेटा? ऐसा ही मात्रक। बात समझ में आ रही है? हेनरी हो जाएगा, जिसको आप एच से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप बता भी सकते हो, एक हेनरी बराबर 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर बराबर। मुझे इतना बताओ बेटा, आपको स्वप्रेरण समझ में आया? कभी नहीं भूलने वाला ना? हाँ, भूलोगे नहीं, उसको कल पूछूंगा आपसे। दूसरी चीज, आपको स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व तो आपको समझ में आया? कोई डाउट? फार्मूला आपको ये याद रखना है, ये महत्वपूर्ण फार्मूला है, कई जगह पर यूज होगा, अल्टरनेटिंग करंट में भी, ठीक है ना? हाँ, तो ये भूलना नहीं चाहिए। ये एक का 2 स्टेप का तो इसका वो है, बस याद रखना, कुल फ्लक्स N5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बस आ तो गया ये L इंटू आई, बस यहीं से L निकाल लेना। द्वितीय स्टेप का तो वो है इसका डेरिवेशन। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, किसी कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती, बस ये L मिल जाएगा आपको। कोई डाउट? हाँ भाई, तो ये खत्म हो गया आपका, इसको मैं उड़ा देता हूँ। और देखो यही चीज तो यहाँ पर लिखा है, कोई नई चीज तो नहीं है, सब कुछ वही लिखा है। कुंडली से बद्ध संपूर्ण फ्लक्स N5 उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ये लैंग्वेज हो गया, सब कुछ ज्यों कहते हो लिखते हुए। अच्छा, यहाँ पर परिभाषा भी मैंने लिख दिया है, किसी कुंडली का प्रेरकत्व L उससे बद्ध संपूर्ण फ्लक्स N5 के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर हो। ठीक है बात? हाँ, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E के फॉर्म में हम लोग यहाँ पर इसका फार्मूला प्राप्त किए, जो कि अभी आपने देखा। और L का मात्रक क्या होगा बेटा? ऐसा ही मात्रक हेनरी, 1 हेनरी जो होगा 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर के बराबर। कोई डाउट? अब कुछ नई नई चीजें हम लोग सीख लेते हैं। जैसे आप समझना, सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें, एक शब्द है प्रेरक, क्या है बेटा? तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। भाई प्रेरक क्या होता है? अभी तक तो हम लोग स्वप्रेरण एक घटना था, उसको समझ लिए। स्वप्रेरण गुणांक आया, चलो यहाँ तक ठीक था। उसी का दूसरा नाम स्वप्रेरकत्व था, यहाँ तक भी ठीक था। अब प्रेरक क्या चीज है? परेशान करने वाला विषय है।
तो इसको समझिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। एक शब्द आपने पढ़ा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसको आप बोलते थे कैपेसिटर, संधारित्र। क्या बोलते थे? संधारित्र क्या होता है? बोलते थे एक अवयव है। क्या है बेटा? अच्छा, किसका अवयव है? वैद्युत परिपथ का। कोई वैद्युत परिपथ है, वैद्युत परिपथ, उसमें लगाया जाने वाला अवयव। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका एक गुण होता था, उसको हम लोग धारिता बोलते थे। क्या बोलते थे बेटा? तो दोनों शब्द का अर्थ और इन सब के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। असल में आपसे जब कहा जाता था संधारित्रों का संयोजन, तो इसका मतलब है उस अवयव का संयोजन होता है। जो कैपेसिटर था ऐसे बेलनाकार होता था। बात समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ से 2 तार निकले हुए होते हैं, इसको हम लोग जोड़ते थे और इसका एक कैपेसिटेंस होता था, C1 हो गया। ऐसे दूसरा संधारित्र है, उसका कैपेसिटेंस C2 हो गया। इस प्रकार से होता था। क्लियर है? तो जो शब्द यहाँ पर संधारित्र प्रयुक्त हुआ है, उसकी जगह पर यहाँ पर प्रेरक होगा। ये भी क्या है बेटा? एक वैद्युत परिपथ का अवयव होगा। बात समझ में आ रही है? तो उस अवयव का प्रेरकत्व होगा, उस अवयव का एक गुण होगा। बात समझ में आ रही है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरकत्व बोलेंगे। आप समझ में आ रहे हैं? यानी धारिता की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? प्रेरकत्व लिखा है। अब तो समझ में आ रही बात ना? तो प्रेरक का मतलब एक अवयव होगा जिसको हम लोग परिपथ में जोड़ेंगे। जैसे कुंडली हो गया, कुंडली को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेरक। बात समझ में? उसी कुंडली का ही तो प्रेरकत्व होता है, अभी आपने लिखा है। या प्रणालिका हो गया, प्रणालिका को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्रेरक। तो ये बात तो समझ में आ रही। कोई चालक तार होता था, उसको क्या बोलते थे? अरे भाई, चालक तार को अगर कोई सीधा चालक तार है तो उसको हम प्रेरक नहीं बोल पाएंगे। लॉजिक समझना। चलो एक चीज और समझिए, यहाँ पर जो प्रेरकत्व होता है, नहीं समझने वाली बात है, इससे आप एक चीज नई चीज सीखोगे। जो प्रेरकत्व होता है किसी भी प्रेरक का, बात समझ में आ रही है, वो उसकी ज्यामिति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से वो बना है। बात समझ में आ रही है? अगर वो ऐसे सीधा है, मान लीजिए जैसे सीधा है, तो इसका प्रेरकत्व क्या होगा? 0। एक सीधा तार ले लिया आप, उसका प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? क्योंकि इससे बद्ध फ्लक्स का मान कितना होगा? कुछ नहीं। इससे बद्ध फ्लक्स का मान कितना होगा? कुछ नहीं। इसीलिए इस तार को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अब इससे बद्ध फ्लक्स का मान कुछ ना कुछ होगा। अब इसका प्रेरकत्व क्या होगा? और यही कारण है जैसे आप संधारित्र, बात समझ में आ रही बेटा? संधारित्र के का आपने एक प्रतीक बनाया, ऐसे थोड़े जोड़ते थे आप। संधारित्र का एक प्रतीक बनाया। क्या? वैसे तो बहुत सारे प्रतीक हैं, लेकिन आपको ऐसे ही पढ़ने। 2 समांतर प्लेटें होंगी, बात समझ में आ रही है, और बराबर होंगी। दोनों क्या होंगी? इसको आप बोलते थे संधारित्र, और इस संधारित्र की धारिता आप लिखते थे C1। ऐसे ही प्रेरक को बेटा हम लोग ऐसे बनाएंगे। अब फिजिक्स में कहीं आपको प्रेरक मिल रहा है, फिजिक्स में प्रेरक या ऐसे मिल रहा है, तो समझना ये प्रेरक है, इंडक्टर है। क्या है बेटा? इंडक्टर। और इस प्रेरक का प्रेरकत्व तो क्या है? ये है। अब एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि ये आपको परेशान कर सकता है। कई बार बच्चे इसको धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। धारिता ही नहीं, वो तो संधारित्र है, उसकी धारिता C1 है। ऐसे कई बार इसको क्या बोलेंगे? प्रेरण बोलेंगे बच्चे। प्रेरण नहीं है बेटा, वो प्रेरक है, उसका प्रेरकत्व तो क्या है? यल। शब्द यहाँ बहुत खतरनाक है। प्रेरण है ही नहीं, वह स्वप्रेरण क्या है? तो स्वप्रेरण एक घटना है, अभी आपने पढ़ा। और स्वप्रेरण गुणांक यल है, या फिर स्वप्रेरकत्व यल है। और ये किसका गुण है? तो प्रेरक का। प्रेरक का मतलब जैसे कुंडली हो गया या फिर प्रणालिका हो गया। बात समझ में आ रही है? ये चीज अगर आपसे कोई एक सीधा तार से पूछ रहा है रिलेटेड कितना होगा प्रेरकत्व, तो कोई डाउट? अब याद रखना, जैसे आप धारिता को जोड़े, धारिता को आप जोड़े ना ऐसे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्रों का संयोजन आपने पढ़ा, श्रेणी क्रम पढ़ा, समांतर क्रम पढ़ा, ऐसे आपने जोड़ा सिंबल बना के। ऐसे ही आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, हालांकि 12th में नहीं है, लेकिन मैंने फार्मूला बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमको काम लगता है। 10th में आपने पढ़ा है। प्रतिरोध का सिंबल क्या होता था बेटा? कोई चालक तार है, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता होगा, ठीक है, और उस प्रतिरोध को आप ऐसे बनाते हो। प्रतिरोध का सिंबल ऐसे होता है। और दैनिक जीवन में प्रतिरोध
कई प्रकार से होता है भाई। ये ऐसे इस पर, ये कौन सा प्रतिरोध है? कार्बन। बात समझ में आ रही है? कार्बन प्रतिरोध भाई आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, तो ये धारिता हो गया और संधारित्र था, संधारित्र का सिंबल ये था, इसको ऐसे जोड़ते थे आप श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में भी जोड़ते थे। प्रतिरोध पढ़े, प्रतिरोध को भी आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़े ऐसे। उसके बाद सेल पढ़े। सेल क्या है भाई? विद्युत अवयव है। क्या है? एक विद्युत परिपथ का अवयव है। उसका विद्युत वाहक बल होता था, ये क्या होता था? और सेल का संकेत क्या होता था? एक बड़ी प्लेट, एक ये प्लस और ये माइनस। इसको आपने जोड़ा श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में। बात तो समझ में आ रही ना? ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग प्रेरकों का संयोजन करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, उसको भी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। हालांकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल में कहीं एक आध जगह फंसा सकता है, क्योंकि आसान है। इसका फार्मूला हम लोग देख लेंगे, पूरा डेरिवेशन नहीं देखेंगे, लेकिन फार्मूला देखो कैसे होगा। प्रेरक तो अभी है ना, ये क्या है बेटा? प्रेरक। और श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो पहले प्रेरक का दूसरा सिरा दूसरे सिरे प्रेरक के पहले सिरे से जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए। इसका प्रेरकत्व L1 माने, इसका प्रेरकत्व L2 माने, तो श्रेणी क्रम में जो L इक्विवेलेंट होगा यानी तुल्य प्रेरकत्व वो L1 प्लस L2 के बराबर, यानी जैसे प्रतिरोध जोड़ते थे भाई उसी तरीके से। अब इतना जानने के लिए क्यों पीछे हटे? बात समझ में आ रही है? ऐसे अगर समांतर क्रम में है भाई, इसी में सब देख लो, परेशान मत रहो, ये सब आपको बना के बढ़िया से बताया गया है। अभी ये कौन से क्रम में हो गया? समांतर। अब श्रेणी समांतर आप जानते हो है ना? ओके, इसका प्रेरकत्व L है, इसका प्रेरकत्व L है, तो L इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो हम लोग निकालते थे 1/L इक्विवेलेंट, 1/L1 प्लस 1/, बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? हाँ। चलो भाई देखो, इस पे कोई नई चीज लिखा है? सब कुछ तो वही लिखा है। कंसेप्ट ऑफ थ्योरी में आप पढ़े, किसी परिपथ में प्रेरकत्व वाले अवयव को प्रेरक कहते हैं। बात समझ में आ रही? और जिसका परिपथ प्रतीक ऐसे होता है, और ये आपको मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट में भी मिलेगा। हम लोग वहां पर पढ़ेंगे LCR सर्किट। L का मतलब प्रेरक, प्रेरकत्व, बात समझ में आ रही है? C का मतलब कैपेसिटेंस, धारिता भी होगा, और R का मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तीनों एक ही साथ रहेगा, फिर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा भाई, प्रेरक के प्रेरकत्व L का मान उसकी ज्यामिति पर निर्भर करता है, आपको बताया गया। अब किस प्रकार से, एक एग्जांपल देखिए। एक पतले सीधे तार का प्रेरक L शून्य होता है, क्योंकि उससे बद्ध फ्लक्स का मान क्या होगा? शून्य। बात समझ में आ रही है? इसीलिए उसको इस तरीके से बनाया जाता है। ओके, अब देखिए, प्रेरकत्व को वैद्युतीय जड़त्व यानी कि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉजिक समझिए। एक चीज और जानिए, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को वैद्युतीय घर्षण बोला जाता है। ये सब शब्द है केवल, है ना? काम तो आप पहले से जानते हो, लेकिन आपसे कोई पूछ भैया वैद्युतीय घर्षण बताओ क्या होता है? इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन क्या होता है? कभी पढ़वे नहीं किए? पढ़े हो। रेजिस्टेंस किसने पढ़ा? किसने नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा ना? अच्छा देखो, क्यों बोलते हैं तो आप समझिएगा, क्योंकि जो काम मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में घर्षण करता है, बात समझ में आ रही है, वही काम वैद्युतिकी में प्रतिरोध करता है। बात समझ में आ रही है? धारा जिस डायरेक्शन में बहता है उसका विरोध करते हैं, अवरोध उत्पन्न करता है ना धारा के मार्ग में, उसके प्रवाह में, इसलिए उसको प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसीलिए याद रखना, प्रतिरोध को हम लोग क्या बोल देते हैं? वैद्युतीय घर्षण, यानी कि इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जड़त्व बोला गया है, क्योंकि प्रेरकत्व वही काम कर रहा है जो यांत्रिकी में इनर्शिया करता था, जड़त्व। कोई वस्तु है, अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? जड़त्व, इनर्शिया बोलते थे। जैसे गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में बना रहना चाहता है, अगर रोकेंगे तो विरोध करेगा, और अगर विराम में है तो विराम में बना रहना चाहता है, अगर उसको गति कराओगे तो भी वो विरोध करेगा। ठीक इसी यही काम क्या कर रहा है? प्रेरकत्व कर रहा है। यहाँ पर कर रहा है, नहीं कर रहा है? जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसी का, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वैद्युतीय जड़त्व। हालांकि ये सब परेशान आपको नहीं करेगा, अभी 12th में ये सब नहीं आएगा, है ना? ओके बेटा, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, प्रेरकों का संयोजन, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। हाँ, इसको थोड़ा खराब कर दिए, आप समझ में आ गया? ये L1 प्लस L2 1/L1 प्लस 1/, क्लास खत्म।